चित्तौड़गढ़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। गत कई दिनों से छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर दोनों प्रमुख छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद एवं एनएसयूआई द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि विद्यार्थी परिषद के अब स्वर जो विरोध के हैं वह कुछ ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन इस विरोध एवं प्रदर्शन के बीच अब जयपुर से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सरकार छात्र संघ चुनाव करवा सकती है एवं अगस्त माह में यह चुनाव करवा सकती है, जिसको लेकर सरकार की ओर से कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि पूरे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर गत कई दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कई स्थानों पर लाठीचार्ज भी किया जा चुका है। नजर डालते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ के सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। यह महत्वपूर्ण है कि गत वर्ष विधानसभा चुनाव में हालांकि राजस्थान में भाजपा सत्ता में आने में सफल रही, लेकिन इसी वर्ष गत दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा राजस्थान की 25 सीटें जीतने का सपना पूरा नहीं कर सकी एवं कांग्रेस को 9 सीटों पर सफलता हाथ लगी, जिसके कारण भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा। हालांकि इस हार की जिम्मेदारी भाजपा की ओर से किसी ने नहीं ली। गत दिनों चित्तौड़गढ़ में जब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आए थे तो चित्तौड़ दर्शन ने उनसे यह सवाल किया था कि आखिरकार हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उन्होंने इसका गोलमाल जवाब दिया था और कहा कि इसकी समीक्षा होगी। जिसके बाद चित्तौड़गढ़ के सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दिल्ली पहुंचकर कई भाजपा नेताओं से मुलाकात की और अपने इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि इस हार की बात से ही माना जा रहा था कि सीपी जोशी को कभी भी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आगामी दिनों में राजस्थान में कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं, जहां की पहले सांसद थे, उन्होंने बाद में विधायक थे जिन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और वो सीटें रिक्त हो गई, जिसके कारण उपचुनाव होने वाला है। अब सरकार कभी भी नए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी की भी नियुक्ति कर सकती है। चित्तौड़गढ़ नगर के शहरी क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक सांड ने एक व्यक्ति को हवा में इस कदर उछाला कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उदयपुर रेफर करना पड़ा। 2 दिन पहले हुई इस घटना के बाद आज यानी कि गुरुवार को चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में एक हाथ ठेला व्यवसायी जब अपना ठेला लेकर जा रहा था तभी पीछे से एक सांड ने उसे हवा में उछाल दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसे 25 से भी अधिक टांके आए। नगर में गत कई दिनों से आवारा मवेशी एवं सांड मंडरा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर में जहां तहां मुख्य मार्गों पर गत कई समय से आवारा मवेशियों की समस्या लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। यहां तक कि दुर्ग मार्ग जहां की प्रतिदिन कई पर्यटक गुजरते हैं, जिनमें कई विदेशी पर्यटक भी होते हैं, इन आवारा मवेशियों एवं सांड को इस मार्ग पर भी देखा जा सकता है। चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे नगर के उपनगरीय क्षेत्र हो, बड़ी संख्या में आवारा मवेशियों के विचरण एवं सांडों के विचरण की वजह से न केवल गंदगी का फैलाव होता है बल्कि इसके कारण राहगीरों एवं वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2 दिन पहले मोक्ष धाम के पीछे 2 सांडों के बीच हुई लड़ाई में एक व्यक्ति चपेट में आ गया और बाद में उसे गंभीर हालत में उदयपुर स्थित चिकित्सालय में भर्ती करवाना पड़ा, जहाँ की अभी भी वह भर्ती है। इसी तरह गुरुवार को नगर के उपनगरीय क्षेत्र में एक हाथ ठेला व्यवसायी जो कि पानी पताशा का ठेला फवारा चौक के समीप लगाता है, वह ठेला लेकर जब फवारा चौक जा रहा था तभी एक सांड ने उसे हवा में उछाल दिया, जिसके कारण उसे 25 से भी अधिक टांके आए और पाँव में फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण कई दिनों तक वह अपना ठेला नहीं लगा पाएगा। नगर परिषद का ध्यान कई बार लोगों द्वारा आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब यह हाथ ठेला व्यवसायी
इस सांड की वजह से कई दिनों तक अपना हाथ ठेला भी नहीं लगा पाएगा और जिसके कारण उसके परिवार को आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। परिवार के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इसी तरह नगर के रेलवे क्षेत्र में गाड़िया स्कूल के सामने भी, जहाँ की रात्रि के समय काफ़ी अधिक अंधकार रहता है, वहाँ भी रात के समय बड़ी संख्या में आवारा मवेशी एवं सांड मंडराते रहते हैं, जिसके कारण कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। हम घर से निकल रहे थे पानी बतासा का ठेला लेके और रोड पे उसने आया पीछे से मारा हमको। कितना सांड था? एक सांड? एक ही सांड था। हाँ। तो आप बिल्कुल शांत जा रहे थे, अपने रास्ते से जा रहे थे? रास्ते से आया, पीछे से आन के मारा उसको। पीछे से मारा? हाँ। क्या हवा में उछाल दिया या क्या रहा? हाँ, साल के पटक दिया 2 बार। अच्छा। फिर क्या फ्रैक्चर आया? हाँ, फ्रैक्चर हो गया एक पैर। इसमें टाँके लगे 25 टांके लगे हैं। और फिर कौन लाया आपको यहाँ पे? पड़ोसी मेडिकल वाले। पड़ोसी मेडिकल वाले के। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को सहकारी बैंकों का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा, जहां चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सहकारी बैंकों की हालत काफी अधिक खराब है एवं उनकी जो ऋण राशि है उसे माफ कर देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगर ने भी यह मामला उठाया, जिसके बाद बड़ी सादरी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त को इसका जवाब देना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कपासन के विधायक ने अन्य मुद्दे भी उठाए, जिसकी हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन पहले देखते हैं कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ के विधायक ने क्या मुद्दा उठाया सदन में। का पूरा हो गया, अंकित नहीं होगा। चंद्रभान जी क्या अंकित नहीं होगा, आपका समय चालू है। माननीय सभापति महोदय, मुझे आप मांग संख्या 50 और मांग संख्या 55 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सहकारिता में सब एक के लिए, एक सबके लिए, और सहकारिता का काम जिस प्रकार महाराष्ट्र में है, जिस प्रकार गुजरात में है, जिस प्रकार गोवा या दूसरे राज्यों में है, उस प्रकार का सहकारिता का काम राजस्थान में कैसे हो, उसके लिए मंत्री जी मेरे जिले के हैं। एक बार वहाँ विधायकों की कमेटी बनाकर भेजना चाहिए कि सहकारिता का काम कैसे होता है, और सहकारिता के माध्यम से मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ तो सहकारिता में उसे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि मैं लंबे से टाइम तक केंद्रीय सहकारी बैंक का चेयरमैन रहा हूँ, और उसी कारण आज उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है, 36 भूमि विकास बैंक चेयरमैन है, पर उन बैंकों की हालत, भूमि विकास बैंक की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, काफ़ी केंद्रीय सहकारी बैंकों की हालत भी खराब है। इसलिए सबसे पहले खराब होने का कारण जो ऋण माफी हुई है, और ऋण माफी में उन बैंकों को पैसा वापस नहीं मिला, भले सीसीबी का हो, भले भूमि विकास बैंक का हो। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री विराज रहे हैं, मंत्री जी विराज रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उन भूमि विकास बैंक नहीं डूबे, केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं डूबे। वहाँ जो ऋण माफी हुई थी, ऋण माफी का पैसा आज दिन तक बाकी है, वो पैसा उन बैंकों को मिले, तो जो आने वाले दिनों में उन बैंकों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए मंत्री महोदय, उन बैंकों का पैसा अपन सरकार से वापस ब्याज सहित अगर अपन लौटाएंगे तो आज बहुत बड़ा काम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सभी पंचायत हेडक्वार्टर पर पैक्स और लैंप्स खुलनी चाहिए, सभी पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर मार्केटिंग खुलनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पंचायत समिति और ग्राम पंचायत पे, हर पंचायत पे अगर पैक्स और लैंप्स होगी तो छोटे छोटे टुकड़ों में काफ़ी काम होगा। आज मैं व्यवस्थापक की बात करूं, काफ़ी लंबे टाइम से व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग नहीं हो पाई, क्योंकि स्क्रीनिंग पहले हो पाई थी 13 से 18 के बीच,
वापस नहीं हो पाई, उसमें काफ़ी लकुने लगाए गए थे, सरकार यहाँ से कर रही थी। मेरी तो सभापति महोदय वहीं वह अध्यक्ष और कलेक्टर को बनाकर वहीं उन समितियों की व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग हो, क्योंकि व्यवस्थापक को कभी भी अध्यक्ष हटा सकता है और कभी भी कुछ कर सकता है, इसके लिए स्क्रीनिंग हो जाए। माननीय सभापति महोदय, और बैंक के कर्मचारियों की हर साल डीपीसी होनी चाहिए। बहुत से बैंकों की डीपीसी होती है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में कोई केंद्रीय सहकारी बैंक राजस्थान का टॉप मोस्ट बैंक चित्तौड़गढ़ का है, भूमि विकास बैंक भी राजस्थान में, भूमि विकास बैंक भी बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत सी योजनाएं चित्तौड़ के नाम से चलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी तो आप सब लोगों से अनुमति है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि व्यवस्थापकों के बारे में सोचें, उनके कर्मचारियों के बारे में सोचें। काफ़ी कर्मचारियों की जगह भी खाली है, इसलिए उनको भी पूर्ति करें, क्योंकि बैंकों में देखिए 2-2 कर्मचारी होने की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। और बैंक तो ऑनलाइन हुए हैं, सहकारी समिति भी ऑनलाइन हो जाए, मार्केटिंग भी ऑनलाइन हो जाए, भंडार भी ऑनलाइन हो जाए। अगर ऑनलाइन हो जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। माननीय सभापति महोदय, एसटी लोन में पहले 1.5 लाख रुपए दे रहे थे, अभी 1.5 लाख रुपए नहीं मिल रहे, 15-15, 20-20 हजार रुपए मिल रहे हैं। माननीय उनको भी 1.5 लाख रुपए मिले, पिछली सरकार ने या 15-15 हजार रुपए देकर वो बढ़ा दिए थे, इसलिए प्रत्येक किसान को 1.5 एसटी लोन हो। और आज उनमें इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, किसी भी किसान की अगर डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, इसलिए स्वैच्छिक, सभापति 2 मिनट का टाइम और दे दो, स्वैच्छिक इंश्योरेंस होना चाहिए। जो चाहे वो इंश्योरेंस करवा ले, जो चाहे नहीं हो करवाए, तो इसलिए इंश्योरेंस भी होना चाहिए। एक प्रीमियम बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसकी प्रीमियम भी कम हो। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। और भी जिन चुनाव भी पैक्स के और लैम्स को कंटिन्यू होना चाहिए। अगर चुनाव होंगे मार्केटिंग के, भंडार के कंटिन्यू चुनाव होंगे तो उसकी सूद भी अच्छी ली जाएगी, वो मार्केटिंग अच्छी चलेगी, भंडार अच्छा चलेगा, बैंक अच्छा चलेगा। इसलिए जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हुए, क्योंकि जहाँ भी पिछली सरकार में चुनाव हुए, चित्तौड़ में भूमि विकास बैंक का चुनाव हो, मार्केटिंग का चुनाव हो, भंडार का चुनाव हो, सभी चुनाव हम लोगों ने कोर्ट से करवाए हैं और कोर्ट के आदेश में चुनाव हुए हैं, इसलिए कोर्ट से चुनाव नहीं हो और अपने एक बार सरकार वहाँ चुनाव भी करवा दे, इस प्रकार की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं एक केंद्र सरकार से ये खाद्य सुरक्षा वाला जो पोर्टल बंद है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, हम सब, क्योंकि हमारे सहकारिता मंत्री, एक मिनट का समय और, सहकारिता मंत्री बहुत ही अच्छे अमित शाह जी हैं, इसलिए पोर्टल भी चालू करें। खाद्य सुरक्षा में अगर नाम जुड़ जाएगा, क्योंकि जिन लोगों की जरूरत है उनका खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ पाया, जिनको जरूरत नहीं है उनके नाम जुड़ गया, इसलिए आप करें। एक राशन डीलर का जो भी मानदेय तय करें, क्योंकि आज अपन नरेगा का जो आदमी उसको भी 400-500 रुपए देते हैं, तो कैसे न कैसे उनका मानदेय तय करें, तो ईमानदारी से काम करें। इसी तरह कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगा ने भी सहकारिता का चुनाव का मुद्दा उठाया एवं चित्तौड़गढ़ में पूर्व में हुए डेयरी के चुनाव का मुद्दा उठाया, खाद्य आपूर्ति का मुद्दा उठाते हुए भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जितना दूध उत्पादन नहीं होता है उतना गोदाम घी से भरे हुए हैं और बड़े बड़े जो मगरमच्छ है उनको गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ती जा रही है और उन्होंने जोर शोर से यह मुद्दा उठाया। माननीय सभापति महोदय, मैं आज सदन में सहकारिता मांग संख्या 50 और मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर चर्चा हो रही है। दोनों मांगे बहुत ही महत्वपूर्ण मांगे हैं। सहकारिता के पहले भी मंत्री चित्तौड़ जिले के थे और वर्तमान में चित्तौड़ जिले के हैं, लेकिन दोनों मंत्रियों में कितना फर्क है मैं बताऊंगा थोड़ा सा। मैं इतना निवेदन करूँ कि सहकारिता का अर्थ ही ये है, एक सब के लिए और सब एक के लिए। हम लगातार एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस देश और प्रदेश को और प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करें। सहकारिता का मूल उद्देश्य विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं को आवश्यक मार्गदर्शन, संरक्षण, आर्थिक तथा तकनीकी सुविधा जैसे अंश पूंजी, ऋण,
ऋण गारंटी तथा अनुदान आदि सुलभ कराना, इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था को सहकारिता क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन आर्थिक सामाजिक उन्नयन में सक्षमता के साथ उनको आगे बढ़ा रही है। ऐसी हमारी सहकारी समितियां और सहकारिता विभाग काम कर रहे हैं। सहकारिता समितियों का प्रमुख जो उद्देश्य और काम है उनमें सहकारी फसली ऋण योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, 5% ब्याज अनुदान योजना, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, क्रय विक्रय सहकारी समितियां, उनमें गोदाम का निर्माण करना, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करना। हमारे अभी सहकारिता मंत्री जी ने सब जगह ये सेंटर खोले और सबको ट्रैक्टर देने का काम अनुदान पर किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको। राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, महिला स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम ये करते हैं। सहकारी समितियों को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। ये सहकारी समितियाँ ढुलमुल चल रही है, बरसों बरस हो गए राजस्थान में ऐसे ही चल रहा है, जिसकी लाठी उसके अभ्यास। भ्रष्टाचार का बोलबाला तगड़ा, यानी कि व्यवस्थापक बेईमानी करता है, अधिकारी कर्मचारी बेईमानी कर लेते हैं। और मैं तो इतना निवेदन करूंगा कि जो बेईमानी करते हैं उन पर सख्ती के साथ काम करने की आवश्यकता है। और सहकारी समितियों में चुनाव भी पारदर्शी होने चाहिए। अब ये चुनाव पारदर्शी नहीं होते, इसका एक उदाहरण बताऊं। हमारे चित्तौड़ जिले के सहकारिता मंत्री थे, उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने डेयरी के एक चुनाव हुए चित्तौड़गढ़ जिले में, और उन चुनाव में इतनी धांधली की, जो पात्र व्यक्ति थे उनके फार्म निरस्त करा दिया और अपने चहेते व्यक्ति को डेयरी का चेयरमैन बना दिया। जब मुझे ऐसा लगा ये डेयरी के चेयरमैन बनने के बाद वो चेयरमैन तो नाम का हो गया, लेकिन चित्तौड़ जिले के अंदर राजस्थान प्रदेश के सहकारिता मंत्री उस डेयरी के चेयरमैन को चलाने लग गए। जितनी भी योजनाएं थी डेयरी के अंदर, वो ऐसा लगता था कि राजस्थान के सहकारिता मंत्री नहीं, वो डेयरी के चेयरमैन बन गए। और इस प्रकार से उन्होंने उस डेयरी का बट्टा बिठा करके आज उसको 10 गुना नुकसान में पहुंचाने का काम हमारे जो आज नहीं है, अपने अपने कर्मों से गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारी सहकारी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने की आज आवश्यकता है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा शॉर्ट में ही, आज सहकारिता के साथ हम खाद्य आपूर्ति पर भी चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अन्नपूर्णा देवी को नमन करता हूँ। अन्नपूर्णा देवी से प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारे प्रदेश में अन्न धन के भंडार पूरे भरे रहें, सबको खाद्यान्न समय पर मिले और देश को शुद्ध अन्न मिल सके, ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आज हम जहाँ पर भी देखें, चारों तरफ सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सरकार कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में रही। यह शुद्ध के प्रति युद्ध होना चाहिए। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख है कि आज पूरे राजस्थान प्रदेश में यदि ये सोच लें कि कितना घी पड़ा होगा, जितना हमारे पास पशुधन नहीं है, जितना हमारे पास दूध नहीं होता, जितना हमारे पास तिलहन नहीं है, जितनी हमारे पास मूंगफली नहीं है, उससे ज़्यादा गोदामों के अंदर घी पड़ा हुआ है, तेल पड़ा हुआ है, कॉस्मेटिक पड़ा हुआ है। ये सब 2 नंबर का कारोबार करने वाले बड़े बड़े मगरमच्छों पर कब शिकंजा कसेंगे, ये सरकार की शक्ति पर निर्भर करता है। इतनी शक्तिशाली सरकार है तो ऐसे बेईमानों पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है। आज पूरे प्रदेश में मैं तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी अब शुक्रवार।